हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बेसिक फाइनल ईयर वालों के लिए। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने डी ब्रॉगली का जो डुअल नेचर वाला जो थ्योरम था उसको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, यह लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, उसी से ही आगे बढ़ते हुए जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी होता है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका, और उसका फार्मूला क्या क्या आता है, ठीक है, और दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है ना, ये मतलब समझ सकते हो दो भाग में होगा। सबसे पहला भाग में जो वेव ग्रुप वेलोसिटी और जो फेज वेलोसिटी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ या फिर क्या होती है वो चीज़, उसको हम लोग थ्योरेटिकली थोड़ा समझेंगे। ठीक है, वो जब समझ में आ जाएगा फिर उसका फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला जो रहेगा वो मैथमेटिकली रहेगा और उसके बाद लास्ट में इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने जो इसके पहला जो लेक्चर है ना उसको नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसी से ही हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ध्यान रखना जो वेव वेलोसिटी है इसी को ही क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने क्या किया था, जो डी ब्रॉगली है उन्होंने बताया था कि जो मैटर होती है, द्रव्य होती है, वो डुअल नेचर रखती है। ठीक है, क्या बताया था, जो मैटर होती है वो डुअल नेचर रखती है, मतलब कई बार कण की भांति व्यवहार करेगा, कई बार क्या करेगा, तरंग की भांति व्यवहार करेगा, मतलब कई बार पार्टिकल की भांति व्यवहार करेगा और कई बार क्या करेगा, वेव की भांति व्यवहार करेगा। समझ में आया। तो डी ब्रॉगली ने ये अपने जो परिकल्पना था उसके हिसाब से ये बता चुका था। ठीक है, और ये भी बोला था कि जो गतिशील द्रव्य कण है उससे एक तरंग संबंध होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी बताया था। ये वाला रिलेशन निकाले थे हम लोग। ठीक है, या फिर इसे क्या लिख सकते हो, एच अपॉन एम वी, जहाँ पे एम क्या है, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, जो द्रव्य कण है उसका वो द्रव्यमान हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, कण का वेग या फिर वेलोसिटी। ठीक है, और पी तो मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, एच क्या है, एच जो है प्लांक नीतांक है, प्लांक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू तुमको मैं बोला था याद रखना, 6.63 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू होती है, इसको याद रखना। तो ये वाला रिलेशन हम लोग निकाल चुके थे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, चूँकि तुम लोग को पता है ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। ये कहाँ से आया, जो प्लांक ने अपना थ्योरी दिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जब स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन हुआ था, वहाँ से वाला फार्मूला आ गया। ये समझ में आ गया, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, दूसरा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू के वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, न्यू के वैल्यू ई अपान एच हो जाएगा। इसके अलावा तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, वी नो दैट जो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है, वेल नोन। ठीक है, क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये पता है, ये रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बहुत पहले दे चुका था। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो बताओ न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम सी स्क्वायर अपॉन में एच हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लैम्डा का भी वैल्यू आ गया, न्यू का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी ब्रॉगली था उन्होंने ये माना कि मैटर के साथ जो मैटर पार्टिकल है उसके साथ एक तरंग संबंध होती है। ठीक है, तो ये जो तरंग है इसका वेग क्या होगा, तो तरंग का वेग, इसको डिनोट किया उन्होंने यू से। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है न्यू लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास न्यू का भी वैल्यू है, लैम्डा का भी वैल्यू है, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। न्यू का, इसको समीकरण यहाँ पे है 2 दिए थे, क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर अपॉन एच इंटू लैम्डा का वैल्यू समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, एच अपॉन एम वी। यहाँ से एच और एच कट जाएंगे, एम और एम कट जाएगा, क्या बचा, सी स्क्वायर अपॉन वी। यू इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर अपॉन वी। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। यहाँ पे ध्यान रखना यू क्या है, तो यू में बताया था कि तरंग है उसका वेग है, और वी क्या है, यहाँ पे जो कण है उसका वेग है। मैटर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वी हो गया, और जो मैटर पार्टिकल के साथ जो तरंग संबंध है, कोई भी एक तरंग उसके साथ संबंध है, ये डी ब्रॉगली ने बोला था। ठीक है, उसका क्या है, ये वेलोसिटी है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन है ना, यहीं से हमारा मेन खेल स्टार्ट होगा। ये इक्वेशन को तुम लोग ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या रिलेशन दिखा रहे हैं, जो तरंग का वेग है और तरंग का जो वेग है और ये पार्टिकल का वेग है, इन दोनों में रिलेशन बता रहे हैं। इस
इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है, दो चीज़ समझ में आ रहा है। पहला, जो u का मान है, मतलब जो तरंग का वेग है, वो सी स्क्वायर के बराबर है। मतलब बराबर तो नहीं है, अपॉन में v भी है, बट अच्छा समझ सकते हो। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि u का जो मान है वो c के मान से भी ज़्यादा है। यहाँ पे यही समझ में आ रहा है, सी स्क्वायर है ना, तो c का जो मान है u के मान से कम होगा, c स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि u का जो मान है वो c के मान से ज़्यादा है। बट हमको पता है, या फिर जो आइंस्टीन ने अपने जो रिलेटिविटी थ्योरी था उसमें बहुत पहले ही बोल चुका था कि कोई भी जो यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं या जितने भी पदार्थ हैं या कुछ भी जो भी है, समझ जो गति कर रही है, उसके वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती बोला था। मतलब मैक्सिमम किसी भी पदार्थ की जो वेग होती है वो इस प्रकाश के वेग से c से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, या उसके बराबर हो सकती है या फिर उसे कम ही होगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। बट ये वाले क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि u का जो मान है, जो तरंग का वेग है, वेलोसिटी है, वो c के वेलोसिटी से, मतलब c जो के मान से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या समझ में आया कि ये वाली इक्वेशन यहाँ पे गलत प्रूफ हो रही है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, अपॉन में v है, मतलब इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे u का मान बढ़ेगा v का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो जैसे जैसे हम लोग v का मान बढ़ाते जाएंगे u का मान घटते जाएगा। तो दोनों में क्या है, अपोजिट रिलेशन है। बट डी ब्रॉगली ने तो ये बोला था कि मैटर के साथ एक, मतलब मैटर कण के साथ एक तरंग संबंध है। तो कण और तरंग अलग अलग चीज़ थोड़ी ना है। कई बार जो मैटर है वो कण की भांति व्यवहार कर रहा है, कई बार तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, तो एक ही चीज़ बट बिहेव अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग हो जा रही है। कण मान लो u का मान ज़्यादा होता है तो v का मान कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कण है वो आगे निकल जाएगा और जो जो तरंग है, या फिर ऐसा समझ सकते हो u का वैल्यू ज़्यादा हुआ, v का वैल्यू कम हुआ। u क्या है, तरंग का वेग है, ठीक है। तो यहाँ पे तरंग का स्पीड ज़्यादा है तो तरंग आगे निकल जाएगा और यहाँ पे जो पार्टिकल है कण वो पीछे रह जाएगा। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना। यहाँ पे बात करें तो क्या हो रहा है, v का मान ज़्यादा हो रहा है, u का मान कम हो रहा है। v क्या है, यहाँ पे जो तरंग है, तरंग का वेग u है, तो ये इस बार u का मान कम हो गया तो यहाँ पे तरंग पीछे रह जाएगा, कण आगे निकल जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जो मैटर के साथ ही संबंधित है ना। दोनों कण और जो तरंग के भांति व्यवहार कर रहे हैं वो मैटर ही कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया था समीकरण नंबर 3, ये दो अलग अलग रिजल्ट है वो गलत दिखा रहा था। तो इसी सबको मद्देनज़र रखते हुए वैज्ञानिकों ने, या फिर मेन जो श्रोडिंजर था, उन्होंने क्या दिमाग लगाया। देखो डी ब्रॉगली ने तो अपना कथन दे दिया था, ठीक है। उसके बाद जो आगे प्रोसेस हुआ था ना, मतलब जो डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि ये वाला रिलेशन को बताया था कि जो मैटर जो है कण और तरंग दोनों के भांति व्यवहार करता है, और उसका तरंग दैर्घ्य का फार्मूला दिया था। उसके बाद उनका रोल खत्म हो गया था। उसके बाद जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने अध्ययन किया उसका, और अध्ययन में ये पता चला कि डी ब्रॉगली ने जो अपना रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए जिनमें ये वाला रिलेशन आएगा। बट ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। आइंस्टीन के हिसाब से भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है और ये वाला रिलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो रहा है। तो श्रोडिंगर ने क्या दिमाग लगाया कि जो डी ब्रॉगली ने बोला था कि मैटर कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, तो वो एक तरंग नहीं है बल्कि क्या है, एक तरंग का ग्रुप होती है। मतलब तरंग का एक पैकेट होती है जिसमें अलग अलग वेग वाले और अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाले बहुत सारे जो वेव हैं उनका सुपर पोजिशन होता है। सुपर पोजिशन होता है इन द सेंस उनका अध्यारोपण होता है, ठीक है। और एक एवरेज क्या बनता है, वेव बनता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, तरंग पैकेट बोलते हैं। पहले क्या बोले थे, कोई एक अकेला तरंग जा रहा है ऐसे बोले थे, बट ये रिलेशन गलत जब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें सिर्फ एक ही तरंग नहीं है बल्कि बहुत सारे तरंग का क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग वेग वाले, बहुत सारे अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाले जो वेव है उन सब का क्या हो रहा है, एक एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। समझ लो, एवरेज वैल्यू तो नहीं बोल सकते, उसका बोल रहे हैं अध्यारोपण हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है। और जहाँ पे जो मान लो बहुत सारे वेव हैं, तो जहाँ पे जो फेज़ है, जैसे कि फेज़ क्या होता है, मान लो कोई एक वेव है, ये इस वेव से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। एक दूसरा वेव ले लो, वो ऐसा मूव कर रहा है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट फेज़ में है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये साइन वेव हो गया, ये कॉज वेव हो गया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज़ में है। मतलब 180 डिग्री के यहाँ पे क्या है, फेज़ डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अलग अलग जैसे फेज़ वाले बहुत सारे जो तरंग है, इन सब का क्या हो रहा है, वहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है। और जब सुपर पोजिशन हो रहा है तो जहाँ पे ये सेम सेम हो रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे सेम हुआ, वैसे यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जो परिणामी तरंग बन रहे हैं, परिणामी तरंग मतलब जो सुपर पोजिशन होने के बाद जो तरंग बन रहा है, जो तरंग पैकेट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, जहाँ पे ये फेज सेम हो रहे हैं वहाँ पे उसका जो परिणामी तरंग है वो
मैक्सिमम व्यतिकरण कर रहा है, और जहाँ पे अपोजिट फेज रख रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको मान लो, और मैं आगे बनाता हूँ, बड़ा बनाता हूँ, इसको भी आगे और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने एक्चुअली में क्या है, थ्योरेटिकली है, यहाँ पे थ्योरेटिकली तुमको समझना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि तरंग वेव क्या है, और मतलब वेव पैकेट क्या है, और फेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये मैं बताया कि जहाँ पे सेम फेज पे रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, अधिकतम पीक लेगा, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे आयाम का मान अधिकतम होगा। और जहाँ पे अपोजिट फेज में होंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये अपोजिट फेज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में वहाँ पे जो व्यतिकरण हो जाएगा वो विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण इन द सेंस वहाँ पे जो वेव बनेगा, परिणामी वेव, वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग वेग वाले और अलग अलग तरंग धैर्य वाले, तरंग धैर्य समझ में आता है ना, अलग अलग तरंग धैर्य इन द सेंस, इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये मान लो कोई एक वेव जा रही है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये एक यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगाएगा, ठीक है। और एक कोई दूसरा वेव है जो कि कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो ये एक सर्कल पूरा करने में कितना हो रहा है, इतना समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका वेग क्या है, सॉरी, इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, ज़्यादा है। तरंग दैर्घ्य क्या है, ज़्यादा होगा बजाय इसके तरंग दैर्घ्य से, क्योंकि ये एक सर्कल करने में इतना समय लग रहा है, ठीक है, और ये एक सर्कल करने में इतना समय लगा रहे हैं। तो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। जस्ट इसके उल्टा रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आता है, वो बात मैं बता दिया एडिशनली। तो यहाँ पे हम लोग को मेन बात कर रहे थे कि जब दो या क्या बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग तरंग दैर्घ्य रहते हैं, और अलग अलग वेग वाले बहुत सारे वेव रहते हैं जिनका सुपर पोजिशन होता है, उनके बीच व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण घटना इस टाइप से होती है कि जहाँ पे वे जो फेज़ है वो समान रहेंगे, तो वहाँ पे अधिकतम यहाँ पे व्यतिकरण बनेगा, अधिकतम व्यतिकरण बोल सकते हो, या फिर इसका जो आयाम है, आयाम किसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस रहता है ना, मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है ये, इसको आयाम बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। कोई एक वेव है वो कुछ इस टिप से है, तो ये अधिकतम व्यायाम हो गया। कोई मान लो कोई दूसरा ऐसे है, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो इस टिप से यहाँ पे अधिकतम एम्पलीट्यूड होगा, और जहाँ पे अपोजिट फेज में रहेंगे वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। विनाशी व्यतिकरण होता है इन द सेंस वहाँ पे जो वेव बनेगा, परिणामी वेव, उसका एम्पलीट्यूड या उसका आयाम जीरो होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो वेव बन रहा है ना, परिणामी जो वेव बन रहा है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। तो जो श्रोडिंगर था उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे एक वेव नहीं है, बहुत सारे वेव हैं जिनका सुपर पोजिशन होता है, और एक परिणामी वेव वहाँ पे गमन करती है, इसी को क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलते हैं। अब मैं तुमको क्या करता हूँ, कोई भी दो तरंग लेता हूँ, जो कोई दो तरंग लेता हूँ और जिनका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगा, और उनका सुपर पोजिशन करा के दिखाता हूँ, तुमको बताता हूँ कि जो उनका जो आयाम है वो कहाँ पे अधिकतम बनेगा, कहाँ पे जीरो बनेगा, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, कोई दो तरंग लेता हूँ जो जो क्या होंगे, प्रगामी तरंग होंगे। प्रगामी तरंग होंगे इन द सेंस उनका वेलोसिटी क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। एक वेलोसिटी से वो मूव करेगा। प्रगामी तरंग किसको बोलते हैं, जिनका जो पूरे उसके ट्रैवलिंग के दौरान पूरे उसका वेलोसिटी एक समान होती है, ठीक है। तो कोई दो प्रगामी तरंग ले लेता हूँ, ए और बी, उन दोनों का सुपर पोजिशन कराता हूँ और तुमको समझाता हूँ कि कहाँ पर जो आयाम है वो अधिकतम होगा, कहाँ पर विनाशी व्यतिकरण बनेगा जिसका आयाम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जहाँ पे आयाम अधिकतम हो रहा है ना उसको रचनात्मक व्यतिकरण बोलते हैं, जहाँ पे जो आयाम है वो जीरो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। तो देखो, जैसे कि मान लो मैं एक वेव ले लिया, ठीक है। तो समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको डायग्राम तो सही से नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई एक वेव है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रगामी तरंग ए, ठीक है। एक कोई दूसरा मैं यहाँ पे तरंग ले लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, दो ये है ना बीच का जो वेव लेंथ है उसको थोड़ा बनाना मतलब डिफ़िकल्ट होता है। ये इसका जो वेग है ना, या इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो अपेक्षाकृत कम होगा बजाय बी के, ठीक है। मतलब कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा बना के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मैं लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेता हूँ
और यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं खींच रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगा बजाय इसके वेवलेंथ से, ठीक है। तो इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये बन गया दूसरा प्रगामी तरंग बी। प्रगामी तरंग, प्रगामी मतलब समझ में आ रहा है ना, इसको पूरे ट्रैवलिंग के दौरान जो वेग है वो एक समान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो प्रगामी तरंग ए है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रगामी तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ए और बी है इन दोनों का जो फेज़ है वो अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो ये वाले फेज़ में क्या हो रहा है, इसको मैं दूसरे पेन से बना के बताता हूँ। ये वाले फेज़ में ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये वाले फेज़ में सेम वहीं पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जब मैं परिणामी बनाऊंगा, परिणामी को मैं रेड पेन से बना के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों अपोजिट फेज़ में है उस टाइम क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से, यहाँ पे जो आयाम है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बात करें आगे, यहाँ इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रख रहा है, ये भी मैक्सिमम, ये लाइन थोड़ा इधर हो गया है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों सेम फेज में हैं और सेम एम्पलीट्यूड रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो व्यतिकरण होगा वो रचनात्मक व्यतिकरण होगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रखेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे जो क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। सेम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये अपोजिट फेज में होगा, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों क्या होंगे, अपोजिट फेज में होंगे। इसलिए यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो व्यतिकरण होगा वो अगेन क्या होंगे, मिनिमम होंगे। जैसे यहाँ पे हुआ था मिनिमम, यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हुआ था, वैसे यहाँ पे भी विनाशी व्यतिकरण होगा, यहाँ पे रचनात्मक व्यतिकरण होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टिप से ये क्या बनेगा, परिणामी तरंग बनता है। अब देखो इसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी इसको और बनाना है। परिणामी तरंग, यहाँ पे देखो ये तो समझ में आ गया कहाँ पे रचनात्मक व्यतिकरण हो रहा है, कहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। इस टिप से ट्रैवलिंग करेगा, मतलब बाहर क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ इस टिप से ही, इसी के अंदर में ही ये क्या करेगा, ट्रैवलिंग करेगा। तो जो वेव है वो कैसे बनेगा उसको देखो, वेव कुछ इस टिप से बनेगा। कुछ इस टिप से इसका शेप बनेगा, ठीक है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड समान था वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है परिणामी तरंग का वो एम्पलीट्यूड सबसे अधिकतम होगा, ठीक है। और जहाँ पे अपोजिट फेज में थे दोनों तरंग के, वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण बना, वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे जो तरंग, जो परिणामी तरंग बन रहा है उसका भी फेज क्या होगा, सबसे कम होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेज, यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम इसी का ही है। और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो क्या बहुत कम है, समझ में आ रहा है। तो ये बनता है ऐसा परिणामी तरंग। यहाँ पे चूंकि 2 तरंग लिए हैं, ऐसा बहुत सारे वहाँ पे तरंग होंगे, ठीक है, डिफरेंट फेज के, डिफरेंट वेवलेंथ के, डिफरेंट वेलोसिटी के बहुत सारे तरंग होंगे जिनका सुपर पोजिशन होगा। और कुछ इस टिप से क्या बनेंगे, उसका परिणामी तरंग बनेगा। अब परिणामी तरंग में भी इधर हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसमें तो ऐसे एक समान जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। कारण क्या है, वहीं सेम फेज़ वाला, फेज़ जहाँ पे सेम होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे फेज़ अपोजिट होगा वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो कुछ इस टिप से इसका अध्यारोपण होता है। और ये जो परिणामी तरंग बन रहा है, ये वाला परिणामी तरंग, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो वेव पैकेट जो बन रहा है, ये परिणामी जो तरंग बन रहा है, ये 2 कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है, 2 कंडीशन में हो सकते हैं। कौन कौन से कंडीशन, उसको ध्यान से समझना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंडीशन, ये जो परिणामी तरंग बन रहा है, अभी मैं सिर्फ 2 ही तरंग लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे तरंग होते हैं लेकिन सबको बनाना पॉसिबल नहीं है, समझाने की दृष्टि से मैं 2 को ले लिया हूँ। तो अभी मैं सिर्फ 2 तरंग के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, ये जो 2 तरंग लिए हैं, ठीक है, ये क्या हो, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो,
ये अपने ट्रैवलिंग के दौरान तो सेम वेलोसिटी से कर रहा है, तभी हम लोग उसको प्रगामी तरंग बोल रहे हैं। ये भी अपने कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको तभी हम प्रगामी तरंग बोल रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों तरंग है ये एक दूसरे में सेम हो, ठीक है, ये जिस वेग से मूव कर रहे हैं वो भी इसी वेग से मूव कर रहा है, तब जो परिणामी जो तरंग बनेगा ना उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, इसके समान ही होगा। समझ में आया क्या? जो इसको मैं अव्ययी तरंग बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जो अव्ययी तरंग का वेग है वो दोनों सेम होंगे, तो जो परिणामी तरंग बनेगा उसका वेग भी क्या होगा, एक समान होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अव्ययी तरंग के वेग समान होने पर, देखो मैं इतना डीप मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे बुक में पूरे एक पेज में पूरा थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। तो थ्योरी को तुम डायरेक्ट पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर दूँगा, तो अब जाकर तुम थ्योरी को पढ़ोगे ना A to Z समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और तुमको सिर्फ मेन जो एग्जाम रहेगा उसमें सिर्फ 4 लाइन में लिखना रहेगा, ज़्यादा जिसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल है। मेरे को लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, मेन जो है इसका फार्मूला है ना वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बट समझाना हमारा काम है, इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़रूरी है। अव्ययी तरंग के वेग समान होने पर परिणामी तरंग या फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेव पैकेट, ठीक है। वेव पैकेट का वेग भी समान होगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। यदि मान लो ये जो अव्ययी तरंग है ए और बी, इन दोनों का वेग अलग अलग है, एक समान ना हो, प्रगामी तरंग ए कुछ अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्रगामी तरंग बी कुछ अलग वेग से मतलब मूव कर रहा है, उस कंडीशन में जो यहाँ पे वेव पैकेट बनेगा, परिणामी जो तरंग बनेगा उसका वेग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ना तो ए के जैसे रहेगा ना तो बी के जैसे रहेगा। ऐसा समझ लो, मान लो दो ही की बात कर रहे हैं तो दोनों का एवरेज हो जाएगा। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, तरंग है बहुत हाईली स्पीड से मूव करेगा वो, ठीक है। तो मान एग्जाम्पल से ये 5 के मूव कर रहा है, ये 10 से मूव कर रहा है, तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, 7.5 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरंग रहेंगे तो सबका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो जब परिणामी जो तरंग बनेंगे उनका वेग क्या हो जाएगा, ये जो वेग थे उनसे डिफरेंट बनेगा, अलग बनेगा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, अव्ययी तरंग के वेग असमान होने पर वेव पैकेट का वेग भिन्न होगा। भिन्न मतलब अलग होगा, अव्ययी वेग से भिन्न होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जब अव्ययी तरंग के वेग असमान हो रहे हैं तो वेव पैकेट का वेग भी भिन्न हो रहा है। तो ये जो अव्ययी तरंग के वेग हैं, अव्ययी तरंग के जो वेग हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग वेग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तरंग वेग, या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हो, वेव वेलोसिटी। ये हमारा मेन पॉइंट था यहाँ पे। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी जो अव्ययी तरंग है उसके वेग को, ठीक है। और यहाँ पे जो परिणामी तरंग बढ़ रहा है ये वाला, इन दोनों के सुपर पोजिशन से जो परिणामी तरंग बढ़ रहा है जिसका वेग इन दोनों वेग से अलग है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, समूह वेग। समझ में आया क्या? फेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, ये दोनों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ग्रुप वेलोसिटी है ना उसको डिनोट करते हैं VG से, और जो फेज वेलोसिटी हो या तरंग वेलोसिटी होता है, तरंग वेव वेलोसिटी होता है, उसको डिनोट करते हैं VP से। समझ में आया? तो ये पूरा कहानी था ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी का। ये तो पूरा थ्योरेटिकली हो गया, आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन तुम्हारे जो एग्ज़ाम है, जो न्यूमेरिकल है, उस पर इस दोनों के बेस पर बहुत सारे फार्मूलास आएंगे और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेन बात करते हैं हम लोग जो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी है, दोनों का फार्मूला के बारे में, ठीक है। छोटा सा ही यहाँ पे न्यूमेरिकल बनेगा, डेरिवेशन बनेगा, वहाँ से हम लोग दोनों का फार्मूला निकाल लेंगे और उन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज वेलोसिटी के बारे में। फेज वेलोसिटी या इसी को क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। मैं दोनों को नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो उससे पहले
फेज वेलोसिटी क्या है एक बार रिकैप करते हैं। तो क्या बताया था हमें, कोई भी तरंग पैकेट है उसकी जो अव्ययी तरंग है, ठीक है, बहुत सारे उसमें क्या होंगे अव्ययी तरंग है, उन्हीं से मिलकर क्या बन रहा है वेव पैकेट बन रहा है। तो किसी भी तरंग पैकेट में जो अव्ययी तरंग के वेग उन तरंगों के तरंग वेग या फिर कला वेग कहलाता है, फेज वेलोसिटी कहलाता है। मेन जो तरंग पैकेट में जो बहुत सारे तरंग हैं उनका वेग क्या कहलाएगा, फेज वेलोसिटी कहलाएगा। और इसे किससे डिनोट करते हैं, वी पी से, ठीक है। कई बुक में वी पी एच ऐसा भी लिखा रहता है, तो वो एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर कोई भी एक वेव लेते हैं और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे, उसका हम लोग फेज वेलोसिटी निकालेंगे, वी पी निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूँ मैं कोई एक वेव ले लेता हूँ, ये कुछ ऐसा एक वेव ले लिया, ठीक है। इस वेव जो है वो एक्स दिशा में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इस दिशा में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मान लेते हैं कि ये जो वेव है इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, एंड तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है, ठीक है। वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा हो जाएगा। तो बताओ यदि वेवलेंथ लैम्डा है तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, ठीक है, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा, चूँकि आवृत्ति न्यू है तो कोणीय फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू, ठीक है। और ये जो वेव जा रही है इसका यदि हम लोग संचरण नियतांक के बारे में बात करें, संचरण नियतांक क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो ये पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, क्या होता है इसका फार्मूला, के से डिनोट करते हैं, जो कि लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग अब डिफाइन कर लिए कोई इस वेव के बारे में, ठीक है। आवृत्ति न्यू हो गया, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू हो गया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक क्या हो गया, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अब ये चूँकि इस टिप से मोशन कर रहा है तो ये क्या मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्ती यहाँ पे गति कर रही है, ठीक है। तो सरल आवर्ती गति कर रही है तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है, SHM का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, यह इक्वेशन होता है। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब मान लो ये जो वेव है ये आगे तभी बढ़ेगी जब इस जो फेज वेलोसिटी, ये जो समीकरण में जो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, क्या है ये, इसका फेज़ है, इस वेव का फेज़ है। तो ये फेज़ जब ना कांस्टेंट होगी तभी क्या करेगा, ये जो वेव है ये ट्रैवल करेगा आगे, ठीक है। तो यदि मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू नियतांक, तो गलत नहीं होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट। तुम्हें सोचो ये जो फेज़ है ये यहाँ पे क्या हो रही है, इस टिप से चल रही है, ये ऐसा करके चलते जा रही है, तो यहाँ पे जो फेज़ है वो क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। क्योंकि एक ही यहाँ पे वेव है ना, अलग अलग वेव लेते, अभी इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप वेलोसिटी, उसमें क्या करेंगे, 2 अलग अलग वेव लेंगे, दोनों का अध्यारोपण कराएंगे, तो उसमें जो वेव ले रहे हैं उसका जो कला है या उसका जो फेज़ है वो अलग अलग होगा, तो उसका तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेज़ एक ही वेव है तो एक ही फेज़ से चल रहा है, ठीक है। तो यदि कांस्टेंट है, नियतांक रहेगा तभी क्या होगा, वो वेव आगे बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे नियतांक लिए हैं, ठीक है। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। यहाँ से मैं एक्स का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नियतांक ही रहने दो, चाहो तो सी भी लिख सकते हो कांस्टेंट की जगह में, इधर ओमेगा टी चला जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के, ठीक है। अब नियतांक में डिवाइड करोगे के तो कोई मतलब का नहीं हो, नियतांक ही रहेगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नियतांक प्लस यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा बाई के इंटू टी, ठीक है। अब बात करते हैं तरंग वेग का जो फार्मूला होता है उसके, तरंग वेग या फिर फेज वेलोसिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं, वीपी से डिनोट करते हैं, बताया। तो इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, जो एक्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी। इसको मैं क्या कर दूँ, ये जो इक्वेशन आया इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इस इक्वेशन को डी बाई डी टी कर दो, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स का वैल्यू ये है, यहाँ पे मैं रख दूंगा, ठीक है। तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक को मैं डेरिवेटिव करूँगा तो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर मैं टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के, समझ में आया। तो वी पी इक्वल टू क्या फार्मूला जाएगा, ओमेगा बाई के। ये फार्मूला को हमेशा याद रखना, ये किसका फार्मूला है, तरंग वेग या फिर फेज वेलोसिटी, वी पी इक्वल टू होता है ओमेगा इक्वल टू के।
अब यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो, ओमेगा का वैल्यू तुमको पता है क्या है, 2 पाई न्यू है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और के का वैल्यू भी पता है क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा है। तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा न्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फेज वेलोसिटी को ना ये फार्मूला से भी लिखा जाता है कई बार, इसको भी ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है इनका जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, फेज वेलोसिटी कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल है। अब ये सेम प्रोसेस ना हम लोग समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी के लिए भी करेंगे, बट वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वेव का हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे ग्रुप है, तो वहाँ पे कोई भी 2 वेव ले लेंगे, दोनों के लिए यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट समूह वेग या फिर बोल सकते हो ग्रुप वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या फार्मूला आएगा, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो मैं क्या बताया था, समूह में मान लो कोई 2 तरंगें आपस में चल रही है, तो उनके अध्यारोपण से जो तरंग पैकेट प्राप्त होता है, जिस वेग से आगे बढ़ेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समूह वेग बोलते हैं। कोई भी 2 मान लो तरंग ले लो, दोनों के अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग बनेगा, वो परिणामी तरंग जिस वेग से गमन कर रहा है, जिस वेग से आगे बढ़ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला निकालने के लिए कैसे करेंगे, कोई भी 2 अलग अलग तरंग ले लेते हैं, दोनों का हम लोग जो भी यहाँ पे पैरामीटर है वो सब डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक तरंग ए है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस वेवलेंथ से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक से दिशा में। एक कोई दूसरा है, दूसरा वेव क्या है, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। अब ये जो पहला वेव है इसको मान लेता हूँ ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आवृत्ति क्या हो जाएगा, ν1, इसके लिए आवृत्ति क्या हो जाएगा, ν2, इसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, λ1, इसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, λ2, इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, चूँकि ν1 है तो यहाँ पे 2 पाई ν1 हो जाएगा। इसके लिए एंगुलर, इसको मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। ये ω2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई ν2। इसके लिए फेज जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है उसका मान क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई λ1। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई λ2। अब सेम काम जैसे इसमें किया है, सेम काम ऐसे इसमें भी कर देंगे, बट अंतर क्या रहेगा, क्योंकि ये भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है, यहाँ पे भी क्या है, सरल आवर्ती गति ही कर रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस वेव इक्वेशन इसके लिए हो जाएगा y1 इक्वल टू ए साइन ω1t माइनस k1x, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, y2 के लिए ए साइन ω2t माइनस k2x, ठीक है। अब ये इसके लिए आ गया, ये वाला इक्वेशन इसके लिए आ गया। अब हमको करना क्या था, इसका इन दोनों को मर्ज करना था, मतलब इसका दोनों का अध्यारोपण कराना था, मतलब सुपरपोजिशन कराना था। सुपरपोजिशन करने के बाद जो परिणामी तरंग आएगा उसका वेग निकालना था, ठीक है। तो सुपरपोजिशन कराने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ऐड करूँगा, इसको मैं नाम देता हूँ y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो तरंग, ये जो y क्या है, जो तरंग पैकेट बन रहा है उसका ये उसका विस्थापन समीकरण है बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करते जाओ, ये हो जाएगा ए साइन ω1t माइनस k1x प्लस ए साइन, ठीक है। अब इधर सिंपल सा कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन कैसे करना है उसको देखते जाओ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए दोनों में है, दोनों बाहर है, मतलब ए को बाहर ले लेते हैं दोनों में, ठीक है। ये बच जाएगा ω1t माइनस k1x प्लस साइन ω2t माइनस k2x, ठीक है। अब इसको देखो तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, हम लोग 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में पढ़े हैं साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला। इसको साइन सी मान लो, इसको साइन डी मान लो, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसा कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। बस यहाँ पे लगा दो, ये हो जाएगा ए, यहाँ पे 2 आएगा फार्मूला का, तो 2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। साइन सी और ये क्या है, डी है, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी। सी क्या है, ω1t माइनस k1x प्लस डी क्या है, ω2t माइनस k2x, और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू कॉस सी माइनस डी होता है, तो इनटू कॉस ये हो जाएगा ω1t माइनस k1x, माइनस करना है तो ω2t माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, 2 है,
ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बताओ अब आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, ये हो जाएगा a, यहाँ पे क्या था साइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ω1 + ω2 अपॉन में 2, और t को क्या कर दिया बाहर ले लिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया, ओमेगा को अलग लिख लिया और k वाले को अलग लिख लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा k1 + k2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा x, चूँकि k के साथ x था तो उसको मैं कॉमन निकाल लिया, और ओमेगा के साथ t था उसको मैं कॉमन निकाल लिया, इनटू पीछे में क्या था कॉस, यहाँ पे भी सेम यही काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, ω1 - ω2, ठीक है, अपॉन में 2, और यहाँ पर से भी t कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, k1 - k2 अपॉन 2, ये हो जाएगा x, और ये मैं ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या है 2a, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। तो बताओ इसको बस आगे पीछे करना है, तो ये हो जाएगा ω1 - ω2 अपॉन 2, ये हो जाएगा t माइनस k1 - k2 अपॉन 2, ये हो जाएगा x। उसके बाद जो साइन वाला टर्म बच गया उसको लिख लेते हैं ω1 + ω2 अपॉन 2। इसको आगे पीछे लिखने का कारण क्या है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख लिया पूरा, इसको थोड़ा ध्यान दो, ये तो 2a रहने दो, ये क्या है कॉस ω1 - ω2, मतलब जो फर्स्ट वेव था उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ω2 क्या है जो सेकंड वेव था उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों में डिफरेंस अपॉन 2 कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल ω/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंस करते हैं तो डेल हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब अंतर निकाल रहे हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा डेल ओमेगा हो जाएगा, और पीछे में क्या था टी था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल के हो जाएगा अपॉन में 2, ये हो जाएगा x। यहाँ तक समझ में आया क्या, आ गया होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, ये माइनस है इसलिए हम लोग दोनों का अंतर लिए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ω1 + ω2 अपॉन 2 क्या है एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था सेकंड वेव में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओवरऑल लिख सकता हूँ, जो परिणामी तरंग बनेगा उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो लिख सकता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ ओमेगा। तो ω t लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, ये हो जाएगा x। समझ में आया ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, अंतर कर रहा था, तो उसको मैं डेल ओमेगा लिखा हूँ। यहाँ पे हम लोग एवरेज ले रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का दोनों का जोड़ के एवरेज निकाल दिया, तो जो टोटल परिणामी तरंग बनेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट k निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या लिख दिया ω t - kx, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो वेयर ω1 - ω2 अपॉन 2, ये क्या माने हम लोग डेल ओमेगा माने हैं, और k1 - k2 अपॉन 2 इसको क्या माना हूँ मैं डेल के, एंड यहाँ पे भी ω1 + ω2 अपॉन 2 इसको क्या माना हूँ ओमेगा, एंड k1 + k2 अपॉन 2 इसको क्या माने हैं k। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको दे दो तुम लोग समीकरण नंबर जो भी आया था, कौन सा आया था, आई थिंक 4 था, ठीक है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इक्वेशन जो आया है वो लिख दो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, समीकरण 4 को ध्यान दो, तो ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक कॉस ओमेगा डेल ओमेगा अपॉन 2 t माइनस डेल ओमेगा अपॉन 2 इंटू एक्स, ये क्या डिनोट कर रहा है, तो ये जो परिणामी तरंग बन रहा है इसका क्या कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, आयाम को डिनोट कर रहा है, तरंग पैकेट का आयाम को डिनोट कर रहा है। तो यदि मैं तरंग पैकेट का आयाम को लिखना चाहूँ तो उसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2 t माइनस डेल के अपॉन 2 x, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आयाम को शो कर रहा है, जो परिणामी तरंग बन रहा है उसका, जहाँ पे मैं बताया था ना डायग्राम में जहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, उसको डिनोट कर रहा है। और ये जो ω t - kx है, ω t - kx है, ये क्या डिनोट कर रहा है, फेस को डिनोट कर रहा है, जो परिणामी तरंग है उसका, ठीक है, कला को डिनोट कर रहा है। फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, ठीक है। तो कला क्या हो जाएगा ω t - kx। ध्यान रखना ये जो परिणामी तरंग है ना इनके बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे अध्यारोपण करने के बाद जो वेव बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें लिए थे जो हम लोग फेज वेलोसिटी निकाल रहे थे, उसमें हम लोग जो ω t - kx था उसको कांस्टेंट लिए थे, कला को उस वेग से आगे बढ़ रहे हैं। अब चूँकि परिणामी तरंग बन गया है, जैसे ये पहला वेव था दूसरा वेव था, दोनों के अध्यारोपण से एक नया बना, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दिए, कुछ इस टिप से बताया था मैं, इस टिप से, है ना, देख लेना। तो जहाँ पे मैक्सिमम बढ़ रहा है वो ये आयाम हो गया, ठीक है, जहाँ पे नहीं बढ़ रहा है वो यहाँ पे 0 हो गया। तो ये भी जो परिणामी तरंग जो बन रहा है ऐसा करके,
तो ये भी अब क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट फेज से मूव करेगा। समझ में आया, कांस्टेंट फेज से मूव करेगा, क्योंकि अभी एक बन गया ना, परिणामी बन गया तो एक हो गया, एक बन गया तो जैसे उसमें ग्रुप वेलोसिटी में फेज वेलोसिटी में जैसे मूव कर रहा था कांस्टेंट फेज से, वैसे ही इसमें भी कांस्टेंट फेज से मूव करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू अगेन क्या लिख सकता हूँ, नियतांक। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे दो वेव लिए थे। ठीक है, तो बताओ ग्रुप फेज वेलोसिटी वी क्या हो जाएगा, कला वेग, मैं बताया था डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो हम इसका जो फार्मूला क्या निकाले थे, ओमेगा अपॉन क्या निकाले थे, तो ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। बात करते हैं हम लोग ग्रुप वेलोसिटी का। तो ग्रुप वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट करूँगा, वी जी से डिनोट करूँगा। ये तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा ये वाली इक्वेशन का। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाले हैं, फेज वेलोसिटी निकाले हैं, और जो आयाम है ना, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं उसको देखो। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे जो इसका जो फेज़ है इसको लिखो सबसे पहले, क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x। ठीक है, इसको हम लोग नियतांक मान सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, फेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाले को नियतांक माने हैं, ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए जो आयाम है परिणामी तरंग का, उसका जो फेज़ है उसको हम लोग क्या मानेंगे, नियतांक मानेंगे। जैसे इसमें डी एक्स अपॉन डी टी कर रहे थे, एक्स का, इससे एक्स का वैल्यू निकाले थे और डी एक्स अपॉन डी टी कर रहे थे, तो फेज वेलोसिटी निकल गया था। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे और उसका डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वी जी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालना मेरे को, तो ये हो जाएगा नियतांक। ठीक है, इसको मैं उधर भेजता हूँ, नियतांक को इधर ले आता हूँ, या फिर क्या करो, एक्स को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये माइनस टर्म में उधर जाएगा तो प्लस होगा, नियतांक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो नियतांक में माइनस हो, कोई मतलब का नहीं है, नियतांक नियतांक ही रहेगा। ठीक है, तो इधर इसको मैं प्लस ही लिख रहा हूँ। बस ये वाला ये साइड था, तो ये साइड क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन 2t। ठीक है, और चूँकि ये भी जाएगा, ये तो ऐसा था ना, डेल के अपॉन 2 था, इधर जाएगा तो 2 अपॉन डेल के होगा, लेकिन नियतांक है, नियतांक में नियतांक ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, इंटू 2 अपॉन डेल के। समझ में आया, ये कि यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल के इंटू टी, और प्लस ये नियतांक भी बचा था, तो नियतांक को मैं पीछे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये निकल गया किसका, एक्स का वैल्यू। अब हमको निकालना है ग्रुप वेलोसिटी, तो मैं बताया ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन फिर से हम लोग क्या कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी कर देंगे। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी करूँगा तो यहाँ पे डी एक्स का मान क्या है, ये है। तो बताओ इसको मैं यदि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल के, टी का 1 हो जाएगा। ठीक है, बस कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी जी इक्वल टू क्या आ गया, डेल ओमेगा अपॉन डेल के। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नोटिस करो, ये वाला इक्वेशन, ये वाला तरंग था, उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या था, ओमेगा 1 था, ये वाला तरंग के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिमिट लगा सकता हूँ, तो वी जी बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, ये मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा डेल ओमेगा अपॉन डेल के। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो ये जो फार्मूला आया ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी के, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो आया था वी पी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। तो ये जो मेन दो फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गया होगा, एक धीरे धीरे समझाया हूँ, कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये जो लेक्चर है ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, क्या डिस्कस करना है, जो समूह वेग और ये जो ग्रुप वेलोसिटी है, ये फेज वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन पूछता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वी पी एंड वी जी, तो एकदम ईजी सा है। क्या ईजी सा है, देखो वी पी बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन के, एंड वी जी बराबर, तो यहाँ से उससे पहले ये कर लो, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू निकाल लो। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू वी पी, और वी नो दैट वी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। बस यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, क्या है ओमेगा का वैल्यू, के वी पी। बस इसको डेरिवेटिव कर दो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव होता है, तो डी के अपॉन डी के 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस करो ये सेकंड, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लिए सेकंड किए, अब ये सेकंड लेंगे, फर्स्ट का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वी पी अपॉन डी के। ये दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वी पी प्लस के
dVp अपॉन डी के, ये वाला इक्वेशन आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आया, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्या करता है, ये तो के रूप में हो गया, कई बार लैम्डा या तरंग दैर्घ्य के रूप में भी पूछ लेता है रिलेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस Vp प्लस के की जगह में तुमको बताया था प्रोपोगेशन कांस्टेंट है के, तो उसका फार्मूला क्या होता है 2π/λ, तो लिख लो इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा dVp, सेम यहाँ पे भी वैसे ही 2π/λ। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा Vp, ये हो जाएगा यहाँ पर से देखो 2π/λ, ये हो जाएगा dVp, यहाँ पर से 2π कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा d1/λ। समझ में आया, क्या हो जाएगा इक्वेशन Vg इक्वल टू इधर था Vp प्लस 2π/λ, ये था 2π बाहर निकल चुका था, और यहाँ पे था dVp, और ये क्या था d1/λ, ठीक है। यहाँ पर से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, Vp प्लस ये हो जाएगा 1/λ। यहाँ पे नोटिस करो, इसको रहने दो dVp, d1/λ का डेरिवेटिव है, तो 1/λ का डेरिवेटिव क्या जाता है 1/λ² एंड d लैम्डा, ठीक है। तो बस सिंपल से इसको आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, लैम्डा कट जाएगा, ये हो जाएगा -λ ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा dVp अपॉन d लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या आ गया Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा। ये जो इक्वेशन है ये लैम्डा के फॉर्म में रिलेशन दिखाता है, किसमें ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी में। समझ में आया, तो ये पूरा रिलेशन हो गया। यहाँ पे देखो कई बार क्या करता है कंडीशन पूछ लेता है, ठीक है। तो कंडीशन कुछ नहीं है, देखो कंडीशन को ना ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलेगा, जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है उसके लिए पूछता है, नॉन डिस्पर्सिव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अविक्षेपण माध्यम में, ये होता है डिस्पर्सिव मीडियम में, विक्षेपण माध्यम में, ठीक है। इन दोनों मीडियम में क्या करता है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी का वैल्यू पूछ लेता है क्या होता है। तो क्या होता है देखो, इस इक्वेशन को ध्यान देखो, जो Vg का मान है, ग्रुप वेलोसिटी का मान है, वो किन किन पर डिपेंड कर रहा है, Vp के मान पर डिपेंड कर रहा है, और ये dVp अपॉन d लैम्डा इसके मान पर डिपेंड कर रहा है, मतलब फेज वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और जो फेज वेलोसिटी पर जो लैम्डा के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। यदि मान लो कि ये जो dVp अपॉन d लैम्डा है ये 0 हो जाए, ठीक है, ये 0 हो जाए, जो कि किस में होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में होता है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, मतलब लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नॉन डिस्पर्सिव क्या होता है, लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगा, पूरे जो मीडियम है उसमें जो लैम्डा का मान है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि वो ले लो, अंतरिक्ष ले लो, अंतरिक्ष में क्या होता है निर्वात होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई वेव ट्रैवल करेगा तो वो क्या होगा एक कांस्टेंट वेवलेंथ से ट्रैवल करेगा, मतलब जैसे कि अभी हम लोग ये जो ये आया था इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप वेलोसिटी में क्या ले रहे हैं, बहुत सारे हम लोग तरंग ले रहे हैं, बहुत सारे तरंग के अध्यारोपण से ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला आ रहा है। तो वहाँ पे जो तरंग ले रहे हैं बहुत सारे, उसका यदि तरंग दैर्घ्य एक समान हो, मतलब तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड ही न कर रहा हो, तो ऐसा निर्वात में हो सकता है, अंतरिक्ष में हो सकता है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है, तो मीडियम में नहीं होता है, तो वहाँ पे जो ट्रैवलिंग करेंगे बहुत सारे वेव, वो क्या होंगे तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड नहीं करेंगे, एक समान तरंग दैर्घ्य वाले होंगे, ऐसा समझ लो, कांस्टेंट तरंग दैर्घ्य होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ इसका मान 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में Vg इक्वल टू क्या होगा Vp होगा, ठीक है। और ये ऐसा कब होता है, जब निर्वात में क्या होता है, अंतरिक्ष में क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो तरंग दैर्घ्य उस वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा Vg इक्वल टू Vp तो होगा ही, साथ में क्या होगा जो V होगा वो C के भी इक्वल होगा। समझ में आया, इस कंडीशन में क्या होते हैं तरंग वेग और समूह वेग दोनों एक साथ बराबर होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाता है। तो Vg इक्वल टू क्या हो जाता है Vp होता है, और जो वेलोसिटी रहता है वो क्या हो जाता है वेव का C के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक बात करते हैं डिस्पर्सिव मीडियम में, विक्षेपण माध्यम में, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, जैसे कि लैम्डा के मान पर डिपेंड कर रहा हो, अलग अलग लैम्डा के जो वेवलेंथ है, मतलब जो वेव है उसका वेवलेंथ अलग अलग हो, लैम्डा के मान पर डिपेंड कर रहा हो, तब उस कंडीशन में जो फेज वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी है तो उसमें क्या रिलेशन आते हैं। तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ये जो dVp अपॉन d लैम्डा है ये मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, उस कंडीशन में क्या होगा Vg का मान Vp प्लस कुछ
वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में Vg का मान हमेशा ज़्यादा होगा Vp के मान से, ठीक है। और जो दूसरा कंडीशन बनेगा, यदि मान लो dVp अपन d लैम्डा का मान नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा Vg इक्वल टू, अच्छा एक मिनट उल्टा हो गया यहाँ पे V, देखो ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर V डेल Vp अपन d लैम्डा का मान लो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा Vp यहाँ पे माइनस होगा ना, क्योंकि फार्मूला में क्या है माइनस है, ठीक है। तो माइनस होगा तो ये अब क्या हो गया Vp के मान में कुछ वैल्यू कम हो रहा है, मतलब Vg के वैल्यू निकाल रहे हैं तो Vp का मान कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से रिलेशन दिखाएगा, Vg का मान कम हो गया Vp के मान से, ठीक है। ऐसा इंसिडेंट कहाँ पे होता है, तो जो परावैद्युत पदार्थ होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, उसमें यदि हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मूव करेगा ना, वहाँ पे ऐसा कंडीशन होता है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है उसका वैल्यू कम हो जाता है फेज वेलोसिटी से। कहाँ पर, परावैद्युत माध्यम में, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़े होगे ना तो उसमें अच्छे से और समझे होगे, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन था उसमें क्या था, मैं dVp अपन d लैम्डा का वैल्यू को मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस करके आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। तो अब बताओ Vg का वैल्यू में Vp प्लस कुछ वैल्यू आ रहा है, मतलब Vp के वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आएगा Vg का मान, तो Vg इज़ ग्रेटर देन Vp होगा, ठीक है। ये कंडीशन होता है। ये वाला जो कंडीशन है कहाँ पे लागू होता है, तो जब इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में था, यहाँ पे कंडक्टर वाले मीडियम में होता है। कंडक्टर वाले मीडियम में क्या होगा, Vg का मान ज़्यादा होता है Vp के मान से। समझ में आया। तो ये पूरा कहानी था ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी का। मेन जो लास्ट में कंडीशन है समझ में नहीं आया होगा तो स्किप कर देना, यहाँ तक फार्मूला निकाल देना और बता देना कि ये वाला रिलेशन इसमें दोनों में होता है, ठीक है। अब ये वाला रिलेशन है ना बहुत जगह काम भी आता है, तुम्हारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भी काम आएगा, साथ में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन, उसमें भी ये वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना इसको। बाकी कहीं पर कुछ भी डाउट आया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका जो मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ RP गोयल बुक है, ठीक है, राइटर का नाम RP गोयल है, यूनिफाइड फिजिक्स का, तो उसे मैं स्टडी करता हूँ। तो इसका जो PDF है ना, जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन होना है, तो जो मेरा नंबर है उसमें मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, या फिर उसी में ही मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में या जो लास्ट में अबाउट रहता है वहाँ पर भी इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का या व्हाट्सअप का, तो वो उसमें डायरेक्ट तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर क्या है, नंबर मैं बता देता हूँ 9617785311, ठीक है। इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, ऐड कर दो करके मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगा, वहाँ पर से तुमको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाना होगा ना तो जो मैं भेजा रहूँगा PDF, उससे तुम लोग इसको नोट्स बना सकते हो, और ये जो पूरा समझाया है उसको समझ में आ गया होगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा जो भी टॉपिक वहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर ही देना, ठीक है। दोस्तों भी शेयर कर देना, और इसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।